वेलकम ऑन बिहारी सपोर्ट एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फिजिक्स। तो आज जो है हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे और फिजिक्स में देखिए भौतिकी हमारा चल रहा है और भौतिकी में देखिए पार्ट 2 चल रहा होगा, ठीक है ना। क्योंकि प्रकाश का बर्तन है, तो जैसा कि हम लोग डिस्कस किए थे कि पहले पार्ट 1 चलेगा, पार्ट 2 चलेगा, पार्ट 3 चलेगा, मतलब जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा उस तरह से 4, 5 एंड 6 चलते रहेगा, ठीक है। तो पहला पार्ट हम लोगों का हो गया था, आज दूसरा पार्ट हो जाएगा और फिर कल तीसरा पार्ट आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से पहले बात को समझ लेना है, ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू क्लास करना है। जो नया स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाली अगली इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सके, ठीक है। तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है। पढ़ने का क्या तरीका है इसको भी देखते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम? ऑप्शन है आपको, पहला एक नंबर ऑप्शन प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। देखिए इस तरह से आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में 4 नंबर का, ठीक है ना। तो हम लोग ने इतना प्रैक्टिस तो जरूर कर लिया है कि अब कभी दिक्कत नहीं हुआ कि 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है इसको पता करने में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर देखते हैं क्या है। राइट आंसर ख है। ख दैट मीन्स ये प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है ना। तो प्रकाश का अपवर्तन जो होगा वो हमारा, तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। देखिए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने का क्या मतलब, मान लीजिए ये एक रेखा है, ठीक है, और इधर से कोई माध्यम है और इधर कोई माध्यम है। तो जब इस माध्यम से कोई रेखा आती है इस माध्यम में, देखिए विचलित हो गया ना जैसे ही है, तो इस तरह से इधर विचलित हो जाएगी या इधर विचलित हो जाएगी। तो इसी को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। थोड़ा थोड़ा समझाते जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन हम इतना बता देंगे आपको इस चैप्टर में कि आपको फिजिक्स के पार्ट 2 में इतना सफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। आते हैं दूसरे नंबर पे। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न हमारा कहता है प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वह अविलंब की ओर, अविलंब से दूर चली जाती है, दूर जाती है, सीधा निकल जाती है, या तीसरा अविलंब की दिशा में जाती है। तो चौथा ऑप्शन भी देखते हैं क्या है। चौथा ऑप्शन है इसमें अविलंब की ओर मुड़ जाती है। इसका उत्तर जो है घ, अविलंब की ओर मुड़ जाती है। तो इसको भी समझते हैं। देखिए ये मान लीजिए एक माध्यम है, ठीक है, और ये जो है ये हमारा अविलंब है, ठीक है, ये हमारा अविलंब है। तो इसमें क्या होगा, जब भी कोई रेखा आएगी मान लीजिए तो ये अविलंब की ओर मुड़ जाएगी, यहाँ से अविलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो इसी को कहा गया है कि अविलंब की ओर मुड़ जाएगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या है आगे। आगे हमारा प्रश्न है जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यम को अलग करने वाली सतह पर पड़ती है तो वह, तो इसका अगला पहला ऑप्शन है अविलंब से दूर मुड़ जाती है, अविलंब बिना मुड़े सीधा निकल जाती है। देखिए दोनों क्वेश्चन अभी जो बताया वो क्वेश्चन और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि क्वेश्चन जब आएगा तो आपको कन्फ्यूजन नहीं से मिलेगा, इसीलिए हम इस दोनों क्वेश्चन को साथ में लाए हैं, इसको समझिएगा। या अविलंब की ओर मुड़ जाती है, 7 रंगों में टूट जाती है, ठीक है, ये हमारा ऑप्शन हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर देखिए ख है। तो बिना मुड़े सीधा निकल जाती है, देखिए है ना, लेकिन लग रहा था क्या होगा, बिना मुड़े सीधा निकल जाती है। तो इस जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यम को अलग करने वाली सतह पर पड़ती है तो बिना मुड़े सीधा निकल जाती है, ठीक है। अब देखिए यहीं पे इस क्वेश्चन में क्या था बात, इसको समझिएगा। जब प्रकाश की किरण एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, समझ रहे हैं बात को, इसमें क्या है, विरल माध्यम से सघन माध्यम, ध्यान दीजिएगा, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब ये घटना घटती है कि वो क्या होता है, अविलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अविलंब की ओर मुड़ जाएगी, और जब माध्यम को अलग करने वाली सतह पर पड़ती है तो वह इसका क्या हो जाएगा, बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, ठीक है। तो ये कैसे होगा, देखिए जब यहाँ पे है और ये जब सीधा निकलेगी तो सीधे निकल जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए हमने क्या किया कि ऑप्शन ज़्यादा देने से क्या होता है, टाइम किल होता है हमारा। टाइम किल में होने का मतलब ये है कि कम समय में हम सोचते हैं ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए, इसलिए आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो हम लोगों ने वन लाइनर ले आया, इसको हिंदी में भी कहते हैं कि एक लाइन में उत्तर। इसको हम समझा के बताएंगे आपको।
देखिए, पानी से भरी बाल्टी की गहराई मालूम होती है, ठीक है। गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या होता है? देखिए, जो प्रकाश का बर्तन होता है ना, तो वो अभी बताए थे आपको। ये जो हमारा क्या हो जाता है, मान लीजिए ये रेखा है, ये थोड़ा सा उठा हुआ प्रतीत होता है, समझे। या फिर आप इसको इस तरह से देखिए, जब गिलास में कोई सिक्का डाल दीजिए, प्रैक्टिकल का चीज़ है, ठीक है ना। मान लीजिए एक हम गिलास बनाए, ठीक है, ये मान लीजिए हमारा कोई गिलास है, ठीक है ना, और यहाँ पे कोई सिक्का रख दिए, ठीक है, तो ये हमको कुछ उठा हुआ मालूम पड़ता है, ठीक है। तो इसी से जो है हम समझ सकते हैं कि जब मान लीजिए गिलास में उठा हुआ दिख रहा है, तो पानी से भरी बाल्टी में गहराई में मालूम पड़ने पर गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या होता है? यही कारण होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तब अपवर्तन होता है, ठीक है। तो अपवर्तन होता है प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण, ठीक है। अब देखिए, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, देखिए अभी भी हम बताएंगे और इसमें भी बताएं, प्रकाश की चाल जो मतलब निर्वात होता है हमारा, निर्वात में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है ना, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। और देखिए ये हुआ। अब इसके बाद जब हम पानी में आते हैं, पानी पूरा नहीं लिख रहे हैं, तो ये हमारा हो जाता है 2,25,000, ठीक है, 2,25,000 ये हमारा हो जाता है किलोमीटर पर सेकंड। ये स्पीड हो जाता है, चाल हो जाता है, ठीक है। तो देखिए ये मतलब इसमें चेंजेस हो रहा है ना, परिवर्तन हो रहा है, तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन, इसी चीज़ को समझना, कॉन्सेप्ट से पढ़ना है, ठीक है ना। अगला देखते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हमको ज़्यादा स्पीड बता रहे हैं, तो ऐसा कीजिए, आप इसमें थोड़ा सा ऑप्शन आता है, वहाँ से आप थोड़ा उसको कम कर लीजिए स्पीड को, ठीक है ना। तो अगर आपको नहीं आता है वो कैसे होता है, तो आप हम कमेंट सेक्शन में दे, तो हम बता देंगे आपको, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कुछ लिख दिया करें कि जैसा कि मतलब सर सही पढ़ा रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं, या कैसा पढ़ा रहे हैं, उससे फीडबैक मिलता है। और चैनल पे अभी भी है, नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पुराने स्टूडेंट को सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे। और चैनल पे देखिए वीडियो देख रहे हैं तो एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है। हम लोग इस प्रश्न की बात करते हैं। इस प्रश्न में क्या है, निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए किया जाता है? देखिए, कांच का प्रयोग किया जाता है लेंस बनाने में, सिंपल सी बात है। इसमें आपको दे देगा मिट्टी, दे देगा लकड़ी, दे देगा कोयला, दे देगा, तो वो सब ध्यान में देना ही नहीं है, ठीक है ना। सिंपल याद रखना कांच, क्योंकि देखते हैं लेंस क्या मतलब, जो देखिए लेंस जो होता है वो आपके चश्मा में लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो समझिए वो लकड़ी का तो बना नहीं है, मिट्टी का तो बना नहीं है, ठीक है, बस ध्यान से समझना है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। अब देखिए, अब जो लेंस होता है ना हमारा, लेंस हम बताते हैं अभी आपको। देखिए, लेंस जो इस तरह का जो लेंस होगा हमारा, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, इसको हम पूरा साफ करके बताते हैं आपको। देखिए, ये जो लेंस होगा हमारा, ये देखिए किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। देखिए दोनों तरफ यहाँ और यहाँ जो है पतला है और बीच में मोटा है, तो ऐसे लेंस को कहते हैं हम उत्तल लेंस, ठीक है। आई होप कि ये भी आपको समझ में आई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, आगे हमको कहा जा रहा है कि किसी उत्तल लेंस के सापेक्ष वस्तु किसी स्थिति पर रखी जाए कि उसका वास्तविक और उल्टा तथा बराबर आकार का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके, ठीक है, किया जा सके। थोड़ा सा मिसप्रिंट होगा यहाँ पे। तो वस्तु को कहाँ रखेंगे, कहने का मतलब ये, मान लीजिए हमारा कोई लाइन है, ठीक है ना, और यहाँ पे कोई लेंस रखा हुआ है यहाँ पे, तो पूछा जा रहा है कि हम ऑब्जेक्ट यहाँ रखें ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स वस्तु, ठीक है ना। थोड़ा सा हम टर्म यूज़ कर लेते हैं, तो उससे घबराने की बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब जो हो गया हमारा, ये सब ये हो गया, तो इससे आपको समझना है कि कहाँ पे रखें, ठीक है ना। तो वही इसमें बताया जा रहा है कि फोकस दूरी से दुगुनी दूरी, फोकस दूरी से दुगुनी दूरी, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ वक्रता केंद्र, ठीक है ना। फोकस दूरी की दुगुनी दूरी वही होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, इस प्रश्न में कहा गया है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता होगी। देखिए इसको समझने वाली बात है, फोकस दूरी क्या होता है आपको, देखिए आपका जो डायोप्टर होता है, देखिए 5D लिखे है ना, -5D, ये माइनस में क्यों होगा? क्योंकि जब अवतल लेंस की बात होगी
जब जब अवतल लेंस का बात होगा तब तब ये माइनस में होगा। देखिए इसी के साथ हम दूसरा क्वेश्चन भी लिए हैं आपको यही चीज़ समझाने के लिए, देखिए इसमें क्या कहा गया है समझिएगा दोनों क्वेश्चन को। इसमें देखिए इसमें क्वेश्चन में दिया गया एक लेंस की क्षमता 5D है, तो यह होगा उत्तल लेंस। देखिए प्लस 5D है तो प्लस 5D में उत्तल लेंस आया, और देखिए यहाँ माइनस 5D है तो यहाँ पर अवतल लेंस आया। तो इस चीज़ को कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए, आप लिख लिया कीजिए, ठीक है ना। अगर आप दोबारा वीडियो देख लीजिए और जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको लिख लिया कीजिए, ठीक है। हम बहुत ही तरीके से बता रहे हैं, आप समझिए चीज़ों को, ठीक है। तो इसमें देखिए इसमें प्लस 5D है, ठीक है ना। देखिए इसमें प्लस 5D है ये, तो यहाँ पे उत्तल लेंस आया, और यहाँ पे माइनस 5D है तो यहाँ पर अवतल लेंस आया। इस चीज़ को क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। 20 सेंटीमीटर की क्षमता होगी, 20 सेंटीमीटर है तो 5D हुआ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखिए डायोप्टर होता है हमारा लेंस की क्षमता, D बराबर होता है 1/f, ठीक है, 1/f, ठीक है। तो इससे हमारा डायोप्टर निकलता है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप जो है हमारा लेंस सूत्र है ये हमको याद करना है, और तो हम लोग को याद कर लेना है बेसिकली। ऐसे समझना तो कुछ है नहीं, समझ सकते हैं, ठीक है। 1/v बराबर माइनस 1/u बराबर 1/f, ठीक है। 1/f बराबर हो जाता है, इस तरह से लेंस सूत्र हो जाता है, ठीक है। देखिए ये जो है हमारा टारगेट बैच का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है ना। टारगेट बैच जो हमारा चल रहा है 450 नंबर का, ठीक है ना, इसका ये ऑब्जेक्टिव सेशन चल रहा है। सब्जेक्टिव सेशन हम ऑनलाइन लेते हैं, ठीक है। ऑनलाइन मतलब वो गूगल मीट पे क्लास होती है उसके बारे में अगर जानकारी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ से आप लोगों को कॉल कर सकते हैं। फिलहाल आप लोग यहाँ पे पढ़ते रहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश, देखिए यहाँ पे h डैश है, और वस्तु की ऊंचाई, ठीक है, h मान लीजिए। वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन m कहते हैं, ठीक है। का आवर्धन m है, ठीक है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है तो उसको आप सिंपल सा समझिए। अगर लिख रहे हैं तो उसको इस तरह से लिखिए कि प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश और वस्तु की ऊंचाई h का अनुपात बराबर आवर्धन बराबर m है, तो इसको कहा जाएगा। देखिए यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, m बराबर, आवर्धन को m से सूचित किया जाता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को एक यहाँ पे ह लिखा गया, तो यहाँ पे h डैश होगा, ठीक है ना। h, देखिए h और डैश, ठीक है, और यहाँ पे h है, ठीक है। तो कोशिश करेंगे आगे से टाइपिंग मिस्टेक ना हो, ठीक है ना, क्योंकि देखिए बिहारी सपोर्ट को बहुत बड़ा चैनल है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे मेंबर हैं, तो थोड़ा थोड़ा जो होता है वो टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए आगे देखते हैं। तो इसमें जो लेंस के लिए वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v है, ठीक है। पर वस्तु की दूरी, देखिए यहाँ से समझिएगा इसको, वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v है, और आवर्धन m के बीच का संबंध होगा। अभी आपको बताए कि h डैश मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की दूरी बताया था ना। देखिए क्या था क्वेश्चन उसमें, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। अब देखिए इसमें लेंस में आ गया, तो लेंस में क्या होगा, दूरी आ गया, उसमें ऊंचाई था और दूरी हो गया। अब एक चीज़ देखिए, दूरी भी तो एक तरह की ऊंचाई होती है। मान लीजिए अगर हम कहें कि मान लीजिए अगर हम इस लाइन को इस तरह से ड्रॉ करें, ठीक है, तो ये दूरी होगा, और इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो इसी को तो हम ऊंचाई कहेंगे। समझ रहे हैं ना बात को? तो बस इस तरह से याद करने का कोशिश कीजिए, ठीक है ना। हम आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए पहले क्या हुआ, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई था, तो यहाँ भी प्रतिबिंब की ऊंचाई, देखिए प्रतिबिंब की दूरी v बटा u। अब देखिए इस चीज़ को समझ लिए, ठीक है ना। हाँ, तो इसमें इतना ही बताना था, आवर्धन m बराबर प्लस u बाय v, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, ठीक है। किसी माध्यम, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछेगा, अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक लिखें। आपको ये सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए सब्जेक्टिव में पूछा ये प्रश्न,
तो इसको लिखिएगा कि लिखिएगा माध्यम का आवर्तनांक, यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा, माध्यम का आवर्तनांक n बराबर डैश दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा शून्य में प्रकाश की चाल, ठीक है, सी लिखिएगा। उसके बाद फिर यहाँ से लिखिएगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को किसी माध्यम का आवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। अगर उस माध्यम मतलब पानी दे देगा तो उस माध्यम में पानी में प्रकाश का आवर्तनांक या प्रकाश की चाल लिख दीजिएगा, ठीक है। नॉमरिकल भी बताएंगे इसमें, अभी तो फिलहाल नहीं बता रहे, अभी ऑनलाइन चलेगा ये सब, ठीक है। मतलब जो हम लोग पढ़ाते हैं वो गूगल मीट पे उस पर चलेगा। तो आप लोग इस चीज़ को समझिए यहाँ से, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पे पानी दे देगा तो यहाँ पे लिखिएगा पानी में प्रकाश की चाल, ठीक है। और इस लाइन को लिख लीजिएगा। देखिए हम फिर से बता देते हैं आपको क्या लिखना है। आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है आपको, ठीक है, ये वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो इसमें आपको लिखना है किसी माध्यम में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम किसी माध्यम का आवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी माध्यम के जगह यहाँ पे पानी दे देगा तो यहाँ पर आप पानी लिख दीजिएगा, बस इतना ही है, ठीक है। उसके बाद फिर बराबर दे के आपको बराबर लिख के इस सूत्र को लिख दीजिएगा। ये सूत्र लिखा है तो आपको वहाँ से 2 नंबर मिल जाएगा, 1 नंबर में पूछेगा तो 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। सारा चीज़ पढ़ना है, कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है, मतलब कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए ऑब्जेक्टिव मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके बैठते हैं ना तो इतना आपको नहीं बता पाते हम क्वेश्चन, ठीक है ना। उसमें समय ज़्यादा लग जाता है, बता कम पाते हैं। तो हम चाहते हैं समय कम लगे, बता ज़्यादा पाए, ठीक है ना। स्नेल का नियम, तो स्नेल का नियम सबको याद होता है, उसको याद कर लीजिए। यदि आपतन कोण आई हो, ठीक है, और अपवर्तन कोण आर हो, ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम ही है ये, ठीक है ना, दूसरा नियम ही है ये भी पूछता है प्रकाश के दोनों नियम को लिखें, दोनों को याद कर लीजिएगा। तो ये नियम क्या है, साइन आई बटे साइन आर। तो इसको जो है एक नियतांक भी कहते हैं, एक नियतांक, इसको भी याद रखिएगा, एक नियतांक लिख दीजिएगा। साइन आई बटे साइन आर बराबर एक नियतांक हो गया, ठीक है ना। एक बार और आप लोगों को याद दिला दे कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना, कि आने वाली अगले इम्पॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहे। अब देखिए अभी बताए थे आपको ऊपर प्रकाश की चाल, तो इसको याद कर देना है। देखिए याद क्या करना है, इसको याद करने का तरीका बताते हैं। देखिए निर्वात में जो होता है वो कोई मतलब ऑब्स्ट्रकल नहीं होता। ऑब्स्ट्रकल मतलब कोई ऐसा चीज़ नहीं होता जो प्रकाश का विरोध करे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा होता है उसमें, कितना होगा, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, याद रखिएगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। और पानी में प्रकाश की चाल, देखिए पानी रोकेगा लेकिन थोड़ा थोड़ा रोकेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। और कांच तो पूरा पूरा रोकता है, ठीक है, लेकिन फिर भी चला जाता है प्रकाश, क्योंकि प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। तो इसमें क्या होगा, 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब इसमें कम होते गया, इसमें कम हुआ, इसमें कम हुआ और इसमें कम हो गया, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, ठीक है। देखिए तीनों चीज़ समझा दी एक लाइन में, तो इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, एक गोलीय दर्पण और एक पतले लेंस में से प्रत्येक की फोकस दूरी प्लस 25 सेंटीमीटर है। देखिए ये भी बताए थे आपको ऊपर, ठीक है, प्लस 25 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ही उत्तल होगा, चाहे वो गोलीय दर्पण हो चाहे वो पतले लेंस हो, ठीक है। लेंस और दर्पण में ही अगर प्लस है, यहाँ पे देखिए इस प्लस को देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन अक्सर देता है और प्लस माइनस में ही लोग धोखा खा जाते हैं। तो दिमाग में सेट कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए कि उत्तल दर्पण और लेंस के लिए प्लस में होगा फोकस दूरी, ठीक है, और डायोप्टर भी, ठीक है। तो डायोप्टर का बताया उत्तल लेंस में जो होता है वो हमारा प्लस हो जाता है, ठीक है ना, ये हमारा प्लस हो जाएगा उत्तल लेंस में, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लेंस के लिए लेंस के प्रकाश केंद्र से द्वितीय मतलब समझ रहे हैं, लेंस में 2 फोकस होता है, F1 और F2, ठीक है। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं
तो इसमें हम कुछ आपकी मदद कर सकते हैं, यही कि आपको अभी बता सकते हैं। ठीक है, देखिए आपको बता देते हैं। ये मान लीजिए आपका एक रेखा है, ठीक है, और यहाँ पर आपका जो है मान लीजिए लेंस रखा है। तो एक फोकस यहाँ पर होगा आपका और एक फोकस जो होता है इधर होता है। ठीक है, देखिए जो स्टूडेंट को आ रहा है वो रिवाइज कर ले, और जो स्टूडेंट नहीं है, जिनको नहीं आ रहा है, वो समझ लें इस चीज़ को। ठीक है, यहाँ पे आपका F1 होता है, ये F1 होता है और ये F2 होता है। ठीक है, ये F1 होगा, ये F2 होगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ गए। तो वही पूछा जा रहा है इसमें, वही प्रश्न है कि लेंस के प्रकाश केंद्र से द्वितीय मुख्य फोकस की दूरी। देखिए अभी तो हम आपको बताया फोकस दूरी दो होते, तो आप दो फोकस दूरी में कंफ्यूज नहीं होंगे। प्रकाश केंद्र जो होता है आपको ये बताते हैं, ये बीच वाला जो पॉइंट है इसको कहते हैं हम लोग प्रकाश केंद्र। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं? द्वितीय मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। देखिए यहाँ पे है ना, द्वितीय मुख्य फोकस दूरी। ठीक है, तो ये सब चीज़ जो है बहुत ही गंभीर चीज़ है। गंभीर मतलब इन द सेंस ये है कि समझने वाली चीज़ है। ठीक है ना, गंभीर इसका मतलब कुछ बहुत तोप नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, बस आप लोगों को समझने का चीज़ है। ठीक है, अगर अंत तक तो यहीं पे समाप्त होता है हमारा क्लास। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना, कर लिए हैं तो कोई बात नहीं, दोबारा करने की ज़रूरत नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा, अगला वीडियो नहीं मिल पाएगा आपको। ठीक है ना, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, पार्ट 3 में। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।